and welcome everyone to the final episode of सुरक्षा साइबर वाली, a Plan India initiative. आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर कर्णिका सेठ, a साइबर लॉ एक्सपर्ट और प्लान इंडिया के 4 एजेंट्स ऑफ चेंज, प्रेरणा, भावना, रोहन और शाहिद। आज के एपिसोड में हम एक्सपर्ट के साथ साइबर स्पेस की सेफ्टी और लीगल एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे ताकि हम सबको मिल सके सुरक्षा साइबर वाली। हेलो, मेरा नाम प्रेरणा है। मैं प्लान इंडिया से पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं अभी BA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। मेरा नाम शाहिद है और मैं प्लान इंडिया से पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अभी 12th के एग्ज़ाम दे रहा हूँ। हाय, मेरा नाम रोहन है एंड मैं प्लान इंडिया से पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और फिलहाल मैं स्टडी कर रहा हूँ BSc फर्स्ट ईयर। हेलो, मेरा नाम भावना है और मैं प्लान इंडिया से पिछले 5 साल से जुड़ी हूँ और मैं BA सेकेंड ईयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, आज का मेरा पहला सवाल कि जब हम वेब ब्राउज़र पर कोई भी वेबसाइट सर्च कर रहे होते हैं तो उस वेबसाइट को क्लिक करने से पहले हमें ये कैसे पता चल सकता है कि वो वेबसाइट रियल है या फेक, और क्या वो वेबसाइट सेफ़ है एंटर करने के लिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जब भी आप किसी सर्च इंजन पे जाते हैं और एक वेबसाइट टाइप करते हैं, उसका लिंक शो होता है, सेफ़ है या नहीं। पहली बात ये देखिए कि HTTPS तो है या नहीं और उस पर लॉक बना है या नहीं। और जब भी कोई सर्च इंजन होते हैं, उनके कुछ टूल्स भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं टू चेक वेदर वो सेफ़ है या नहीं। उसके अलावा आपका वेब ब्राउज़र है, उसको भी आप ऐसी सेटिंग्स कर दीजिए जिसमें कि वो सेफ़ है या नहीं साइट वो दिख जाए। और इसके अलावा ये है, जैसे अगर आप कोई उसकी स्पेलिंग्स चेक करें, उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो इन चीज़ों से हमें साफ पता चल जाएगा कि ये सस्पिशियस है या नहीं। मैम, हम कभी कभी अपने ब्राउज़र पे ऐसी वेबसाइट या ऐसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं जिन पर टैप करने के बाद तुरंत ही हमारे फ़ोन में नॉट सिक्योर का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मैम, हमें लगता है कि वह टॉप पर है तो वह सेफ़ होगी। मैम, ऐसा हो सकता है कि वह अनसेफ़ हो, और अगर हम गलती से अंदर चले भी गए और हम तुरंत लीव करके बाहर आ गए तो हमारा फ़ोन उससे अनसेफ़ होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत बार ऐसा होता है कि सर्च इंजन के रिज़ल्ट्स में टॉप पे आ रही पर्टिकुलर वेबसाइट भी फेक हो सकती है या सस्पिशियस हो सकती है। और अगर आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स ब्राउज़र की अच्छी रखेंगे और अगर एक सर्च इंजन के टूल्स को यूज़ करें तो कुछ हद तक आपको पता चल ही जाएगा कि ये फ़ेक है या नहीं। उसके अलावा अगर आप फिर भी उसमें चले गए और लिंक आपने क्लिक कर लिया, तो अगर आपने एक अच्छा एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर रखा है अपने डिवाइस में तो आप सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैम, इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड मैरिज के मैच ढूंढने की वेबसाइट पर आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम देखे जाते हैं। इवन मैक्सिमम स्कैम इन्हीं वेबसाइट्स पर देखे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं? आप सही कह रहे हैं कि जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं या जो जॉब सर्च वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पर ये फ्रॉड बहुत पाया जाता है। और उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल डेटा, चाहे वो इमेजेस हों या पर्सनल पर्टिकुलर्स हों, उस पर शेयर कर देते हैं। क्रिमिनल्स उसी का मिसयूज़ करते हैं। और इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है कि वो एक रिलायबल वेबसाइट पे ही जाएं और उतनी जानकारी ही दें जितनी ज़रूरी है। उस वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर पढ़ें। मैम, जब हम इस स्कैम के बारे में समझ चुके हैं तो हम जानना चाहेंगे कि यदि ऐसे ऑनलाइन थ्रेड्स या क्राइम्स किसी के साथ होते हैं तो वो कहाँ और कैसे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं? साइबर क्राइम केसेस में आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं 1930 पे, या जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, इस पे आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। और जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है या कोई और भी आपकी लोकल पुलिस है, वो आपकी मदद कर सकती है इसे इन्वेस्टिगेट करने में। आप इसे ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि साइबर क्राइम से जुड़े किसी भी केस को सॉल्व होने में कितना समय लगता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जब हम सिविल या क्रिमिनल केस की बात करते हैं तो साइबर क्राइम के केस में 6 महीने से 1 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। हर केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितना समय लगेगा। मैम, जैसे कि हम और आप जानते हैं, आजकल हमारे यूथ ही नहीं बल्कि हमारे बड़े भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैम, वो कभी कभी ऐसे वेबसाइट ओपन करके अपनी पर्सनल डिटेल्स, इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो मैम, इस प्रकार के साइबर क्राइम से हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? सीनियर सिटीजन्स बहुत बारी साइबर क्राइम का शिकार होते हैं।
सोशल मीडिया पे वो किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कभी वो अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं। OTP हो गया या आपका फाइनेंशियल डिटेल हो गया, जैसे क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, तो किसी भी तरीके के इस तरह के फाइनेंशियल डिटेल्स को तो बिल्कुल भी शेयर ना करें और कोई भी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी फेक लोन स्कैम्स हो रहे हैं, जॉब स्कैम्स हैं, लॉटरी स्कैम्स हैं, बहुत बार साइबर क्रिमिनल्स यही ट्राई करते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को वो फ्रॉड कर पाएँ। मैम, गर्ल्स के साथ होने वाले साइबर क्राइम जैसे साइबर स्टॉकिंग, इनके थ्रू हैरेस करना, उनके इम्पैक्ट बॉयज़ कंपैरिजन में गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो इन क्राइम्स को डील करने की अथॉरिटी किसके पास होती है और क्या हम किसी भी प्रकार से लोकल पुलिस से मदद ले सकते हैं? बिल्कुल, हम लोकल पुलिस से भी मदद ले सकते हैं। और जो अथॉरिटी, जहाँ तक आप रजिस्ट्रेशन करने की बात है, तो ये अथॉरिटी जो है पुलिस के पास है, इंस्पेक्टर एंड अबव रैंक के पास, तो वो इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। और आप लोकल पुलिस से भी मदद ले सकते हैं इन केसेस में, ऑनलाइन भी अपनी रिपोर्ट रजिस्टर करा सकते हैं। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे साइबर क्राइम केसेस में गिल्टी पाए जाने पर क्या पनिशमेंट मिलती है, एंड क्या इसमें मेल एंड फीमेल को इक्वली पनिश किया जाता है? जो भारतीय कानून है उसमें 3 साल तक की सज़ा, फाइन और मोर रहता है। इन तरह के साइबर क्राइम केसेस में महिला पे भी ये कानून लागू होता है, पुरुष पे भी लागू होता है, तो ये बराबर है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो साइबर क्राइम के, जो वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं स्पेशली, जैसे कि प्राइवेसी इन्वेजन हो, कहीं हिडन वेब कैम लगा दिया गया हो, वो पिक्चर्स वायरल हो गई हैं, रिकॉर्ड हो गई और फिर उस पर ब्लैकमेल है। इस तरीके के साइबर क्राइम केसेस में वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगेन 3 साल तक की सज़ा और फाइन है इन केसेस में। और तो ये दोनों कानून बराबर हैं दोनों के लिए। मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्ल्स का विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वह अपने फैमिली के डर के कारण उनके साथ हो रहे ऑनलाइन हैरेसमेंट, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लीक होने वाले क्राइम्स के बारे में किसी को भी नहीं बता पाती, और कई बार वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना ही उसका बेटर सॉल्यूशन मानती हैं। तो आप उनके और उनके फैमिलीज़ को इससे बेहतर सॉल्यूशन क्या बताना चाहेंगी? बहुत सारी महिलाएं हैं जो साइबर क्राइम का शिकार हो रही हैं, चाहे ट्रोलिंग हो या स्टॉकिंग हो या वीडियो वॉयरिज्म हो, और उनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। 1930 पे या cybercrime.gov.in पे इसे रिपोर्ट करें। और इसका ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना ज़रूरी है कि एनोनिमसली भी वो रिपोर्ट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी आइडेंटिटी और पर्टिकुलर्स को डिस्क्लोज़ करें, बट इसे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैम, हमारे समाज में जो LGBTQ+ कम्युनिटी के सदस्य हैं, वो जिस प्रकार का ऑनलाइन हैरेसमेंट और भेदभाव फेस करते हैं, वो हमारी मेन स्ट्रीम जनता से बहुत अलग होता है। तो उनके साथ होने वाले साइबर क्राइम को एड्रेस करने के लिए कौन से कानून हैं जिससे उन्हें मिले सुरक्षा साइबर वाली? जो IT एक्ट है 2000, वो सभी के लिए लागू होता है। तो चाहे LGBTQ कम्युनिटी है, उन पे भी वही प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। चाहे आइडेंटिटी थेफ्ट है या स्टॉकिंग है या आप देख लीजिए हैकिंग अटेम्प्ट्स हैं, तो इन सभी प्रोविजंस का वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारे भारतीय कानून में बहुत ज़रूरी है। ये ऑलरेडी गारंटीड है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो उनको भी मिलता है। Thanks a lot, Dr. Karnika and our agents of change. So that's a wrap for the final episode of सुरक्षा साइबर वाली। आज के एपिसोड में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया, जिसमें हमारे एजेंट्स ऑफ चेंज ने साइबर स्पेस को लेकर अपने कंसर्न्स और क्यूरियोसिटीज को एड्रेस किया, which made this episode power packed with knowledge. हम उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही फायदेमंद रही होगी और आगे भी प्लान इंडिया ऐसे और अहम मुद्दों पर आप सभी की जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता रहेगा। सो तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट टू दिस पॉडकास्ट सीरीज बाय प्लान इंडिया एंड वी विश यू ऑल सुरक्षा साइबर वाली।